वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंस क्लास। टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। प्रीवियस वीडियोस में हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा था, जिसमें उन्होंने एक तरबूज का या वाटरमेलन का एग्जांपल देके क्या बताया कि जो वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है वो पूरा धनावेशित होता है। ठीक है, मीन्स वो प्रोटॉन की जगह है, और उसमें जो एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स, उसमें जो एम्बेडेड बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो क्या है, निगेटिवली चार्ज होते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसमें स्प्रेड होते हैं पूरे रेड पार्ट्स में। तो थॉमसन का मॉडल जो था वो बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की पोजीशन बताने में समर्थ नहीं रहा। तो उसके बाद आए रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड्स ने अपने मॉडल के थ्रू एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की पोजीशन बताने के लिए एक मॉडल दिया था, समझाने की कोशिश की थी। तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, उन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्यों बोला, क्योंकि उन्हें एक फॉयल की ज़रूरत थी, जो बहुत ही थिन फॉयल की ज़रूरत थी। ठीक है, जिसमें वो अपना एक्सपेरिमेंट कर सके। तो वो थिन फॉयल उनको गोल्ड की मिली। ठीक है, जो कि 1000 एटम थिन थी। तो उनको फॉयल की ज़रूरत थी जो कि बहुत पतली होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉयल लिया। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी। दूसरा क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, जो हीलियम होता है वो +2 चार्ज्ड होता है। हीलियम जो होता है +2 चार्ज्ड आयन होता है। आयन्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा, चार्ज्ड स्पीसीज होती हैं। तो हीलियम +2 को ही क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, हीलियम +2 को ही, जो कि हायर एनर्जी होती है, इसमें बहुत हायर एनर्जी होती है। हायर एनर्जी होने के कारण ये बहुत मूव क्या करते हैं, बहुत फास्ट मूव करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिया। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम प्लस टू आयन होते हैं। आयन क्या होते हैं, चार्ज स्पीसीज होते हैं, और इनका जो मास होता है वो कितना होता है, 4 यूनिट। ठीक, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई जाएगी। अल्फा पार्टिकल्स की बात आती है तो वो क्या कहलाते हैं, हीलियम +2 आयंस। ठीक है, हीलियम आयंस होते हैं। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक गोल्ड फॉयल ली। ठीक है, गोल्ड फॉयल, अब वो 3D स्ट्रक्चर हम यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक गोल्ड फॉयल ली। तो गोल्ड फॉयल क्या है, वो भी एक मैटर ही है। मैटर में क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, एटम। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि ये एटम्स हैं गोल्ड फॉयल्स के। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की क्या करी, बौछार कराई। तो हाँ, अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कराएगी तो हमें वो निष्कर्ष कैसे मिलेगा कि स्कैटरिंग हो रही है, क्या हो, वो कैसे मिलेगा। तो सेम वही चीज़ है कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया था उसमें जिंक सल्फाइड की क्या करी थी, एक लेयर लगाई थी, फ्लोरेसेंस लेयर लगाई थी, जिससे जब भी अल्फा पार्टिकल्स इसमें टकराते थे गोल्ड फॉयल में, तो उसका जो रिजल्ट आता था वो जिंक फॉयल में क्या होता था, प्रतिदीप्त होता था, फ्लोरेसेंस होता था। मतलब हमें दिखता था कि क्या रिजल्ट क्या मिल रहा है। ठीक है, तो जब अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कराई गोल्ड फॉयल्स में, तो जो कुछ पार्टिकल्स थे वो क्या किए, फॉयल से टकरा करके क्या हुए, अपने पाथ से विक्षेपित हो गए। क्या हुए, अपने डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ क्या हुए, डायरेक्ट, ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या हुए, बाहर निकल गए, अल्फा पार्टिकल से बाहर निकल गए। और 12,000 में से एक पार्टिकल क्या था कि वो अपने ही पाथ से क्या हुआ,
फिर से वहीं उसी पाथ में डिफ्लेक्ट हो गया, वापस लौट आया। 12,000 में से एक पार्टिकल अपने ही पाथ से एटम से, गोल्ड फॉइल के एटम से टकरा करके उसी पाथ में वापस लौट आया। ठीक है, तो क्या किए, गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कराने पर उन्होंने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए अपने रास्ते से, थोड़े थोड़े एंगल से क्या हुए, विक्षेपित हो गए। कुछ क्या, अधिकतर पार्टिकल्स क्या हुए, वो बाहर निकलते चले गए, गोल्ड फॉइल्स को क्या किए, भेद के बाहर निकलते चले गए। ठीक है, और कुछ क्या किए, अपने ही मार्ग में, अपने ही पाथ में वापस लौट आए। ठीक है, तो इस प्रयोग को करके उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, 3 कंक्लूजन निकाले कि जो पार्टिकल्स, ज़्यादातर पार्टिकल्स अगर डायरेक्ट बाहर निकल जा रहे हैं, मीन्स नाभिक का, मीन्स एटम का ज़्यादातर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, खाली होता है। मीन्स एटम का अधिकतम पार्ट जो होता है वो खाली होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या किए, अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल गए, और कुछ क्या हुए, अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, जा रहे थे और थोड़ा सा रास्ता अपना बदल दिए। इसका मतलब उन्होंने क्या निकाला कि कुछ तो, हाँ, इसका मतलब उन्होंने क्या निकाला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम में बहुत छोटा सा स्पेस में है, मतलब एटम के बहुत छोटे से स्पेस में पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड ही हैं। तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स ना एटम के किसी पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा, तभी तो वो थोड़ा सा अपने मार्ग से क्या होगा, विक्षेपित हो जाएगा, थोड़ा सा अपने रास्ते से हट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम के नाभिक में थोड़ा सा, एटम के किसी भी पार्ट में छोटा सा या थोड़ा सा कोई पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, जिससे पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स टकरा करके क्या होते हैं, अपने मार्ग से विक्षेपित हो रहे हैं। ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स क्या थे, अल्फा पार्टिकल्स, वो जा करके टकराए और 180 डिग्री से वापस आ गए। इसका कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला कि जो एटम का अधिकतम भार होता है वो किसी केंद्र पे है। यहाँ पे कोई ऐसा केंद्र, सेंटर पॉइंट है जिसमें एटम का पूरा भार क्या है, केंद्रित है, जिससे टकरा करके पार्टिकल्स क्या हुए, टकराए और वापस आ गए। देखिए, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, और प्रोटॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना भारी होते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन के भार को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि एटम के केंद्र में कोई पॉजिटिव चार्ज और एटम का अधिकतम भार जो है, अधिकतम भार जो है वो उसके केंद्र में कहीं पर क्या है, पाया जाता है, जिससे टकरा करके कुछ अल्फा पार्टिकल्स टकराते हैं और अपने ही मार्ग में वापस लौट जाते हैं। ठीक है, तो वही जो अभी मैंने आपको बताया रदरफोर्ड के मॉडल में, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। पहला था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मतलब एटम के अंदर का बहुत सारा स्पेस क्या है, वो एम्प्टी है, खाली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बिना डिफ्लेक्ट हुए ही गुजर गए, पास कर गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड अवे, मतलब निकल गए फ्रॉम द गोल्ड फॉइल। जो गोल्ड फॉइल थी उसमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बिना विक्षेपित हुए ही निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम में बहुत सारा पार्ट जो है वो क्या है, वो खाली है, एम्प्टी होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सेकेंड है, अ वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, बहुत ही थोड़े पार्टिकल्स जो थे जो अपने रास्ते से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए, इंडिकेटिंग दैट द positive charge and mass of the gold atom occupies very little space, जो कि अपने पाथ से क्या हुए, विक्षेपित हुए, जो क्या इंडिकेट करते हैं कि गोल्ड एटम का बहुत थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और वहीं पे उसका एटम का क्या है, भार जो है वो केंद्रित है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया।
थर्ड है अ वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अ पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री इंडिकेटिंग ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वेयर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम इन द एटम। थर्ड भी यही है जो मैंने बताया कि बहुत ही कम पार्टिकल्स, मतलब एक बहुत ही कम, इतने सारे पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा रहा होगा जो कि 180 डिग्री एंगल से टकराए और वापस आ गया। मतलब गोल्ड फॉइल के एटम में बहुत थोड़ा सा पार्ट केंद्रित है जो कि हैवी है, भारी है और पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जहाँ से वो जो पार्टिकल थे वो टकराए और वापस लौट आए। इंडिकेटिंग ऑल पॉजिटिव चार्ज, मतलब पूरा पॉजिटिव चार्ज या धन आवेश जो है वो किसी छोटे से पार्ट में केंद्रित है। ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वेयर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन अ एटम। ठीक है, तो ये 3 कंक्लूजन निकले जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। तो यहाँ से रदरफोर्ड का एक नाभिकीय मॉडल भी आया। उन्होंने क्या बताया कि जो एटम का नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। कैसे होता है अभी बताया मैंने कि कुछ पार्टिकल क्या थे, वो टकराए और अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज्ड होते हैं और पॉजिटिव से टकराएगा तभी डिफ्लेक्ट होगा अपने पाथ से। और कुछ जो थे, बहुत सारे पार्टिकल्स में से कुछ जो थे वो टकरा करके क्या हुए, वापस लौट आए। इसका मतलब एटम के अंदर कोई पार्ट है जो बहुत ही डेंस्ड है और हार्ड है, जिससे टकरा करके वो वापस लौट रहा है। मीन्स न्यूक्लियस ऑफ एटम इज वेरी डेंस्ड एंड हार्ड। और फिर क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। जो एटम का न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है, एटम के सापेक्ष एटम का जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो नाभिकीय रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या रहा कि जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, बहुत ही डेंस्ड और हार्ड होता है और उसका साइज जो होता है एटम से काफ़ी छोटा होता है। ठीक, और उसका जो पूरा मास होता है वो एटम के केंद्र में होता है। मींस जो प्रोटॉन्स होते हैं उसकी पोजीशन हमें मिल गई कि पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लस भार जो हुआ वो एटम के केंद्र में है। ठीक है, तो ये बात आ गई इनके मॉडल से। फिर बहुत से साइंटिस्ट ने कहा कि जब आपने प्रोटॉन को की पोजीशन तो बता दी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। तो रदरफोर्ड ने सोलर सिस्टम का सहारा लिया कि जिस प्रकार से जैसे सूर्य के चारों ओर प्लैनेट जो होते हैं क्या करते हैं, प्लैनेट क्या होते हैं, अपने वृत्ताकार कक्ष में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है, सर्कुलर मोशन में अपनी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो क्या बताया रदरफोर्ड ने कि सोलर सिस्टम का सहारा लेकर के उन्होंने बताया कि जिस तरह से सूर्य के चारों ओर प्लैनेट जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर सर्कुलर मोशन में घूमते रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो यहाँ से क्या हुआ, रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक निकल के सामने आया। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स क्या हुआ, साइंटिस्ट ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, नाभिक के चारों ओर एक्सेलरेट हो रहा है, तो घूमते घूमते वो थक जाएगा। जब थक जाएगा तो अपनी एनर्जी क्या करेगा, बाहर निकालेगा, और जब अपनी एनर्जी बाहर निकालेगा तो वो घूमते नाभिक में जाके गिर जाएगा और जो न्यूक्लियस होगा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। लेकिन मैटर जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, और मैटर के अंदर एटम के अंदर न्यूक्लियस। तो अगर मैटर ही अस्थाई हो जाएंगे, न्यूक्लियस ही अस्थाई हो जाएगा, मीन्स मैटर भी हमारा अस्थाई हो जाएगा, जबकि मैटर क्या होता है, स्थायी होता है। तो ये इनकी जो धारणा थी ये क्या हो गई, गलत हो गई। क्योंकि मैटर स्थायी होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक से टकरा करके नाभिक को अस्थायी नहीं करना चाहिए, मीन्स इलेक्ट्रॉन को नाभिक से नहीं टकराना चाहिए। लेकिन इनकी थ्योरी जो कह रही थी वो कह रही थी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं।
तो अगर ये चक्कर लगाते रहेंगे, एक्सेलरेट होते रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्या होगी, इमिट होगी, मतलब बाहर निकलेगी। तो ये क्या होगा, थक जाएगा, थक के क्या होगा, नाभिक से टकरा जाएगा, नाभिक पे आके गिर जाएगा, जिससे न्यूक्लियस क्या होगा, नष्ट हो जाएगा और एटम क्या हो गया, अस्थायी हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल के क्या थे, ड्रॉबैक्स थे। तो बस बाकी तो इन्होंने बहुत कुछ अच्छा बताया, इन्होंने प्रोटॉन की पोजीशन बताई, इन्होंने नाभिक की भी बताई, मॉडल इनका परफेक्ट था। तो इनका जो ये ड्रॉबैक था इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ही फिक्स करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन होती है, क्या नील्स बोर आए, नील्स बोर 1930 में 1930 में इन्होंने भी अपना एक मॉडल दिया, जिसे क्या बोला गया, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, इन्होंने बोर्स मॉडल ऑफ एटम दिया, ठीक है। तो बोर्स मॉडल नील्स बोर आए, ठीक। ये केवल रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को लेकर के चले कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्लियर समझाने में वो असमर्थ थे, तो उन्होंने केवल यही समझाने के लिए अपने मॉडल में इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर पोजीशन बताने के लिए कि इनकी पोजीशन क्या होती है। रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन नील्स बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्पेशल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, एक स्पेशल ऑर्बिट्स में, स्पेशल सेल्स में, स्पेशल कक्ष में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ना कि वो किसी भी कक्ष में, एक डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स होता है उसमें चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। नील्स बोर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षक में या स्पेशल ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर चक्कर लगा रहा है तो इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। यहाँ पे अगर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन तो इसकी एनर्जी फिक्स होगी। मीन्स यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसकी एनर्जी कम हो गई और वो नाभिक में गिर गया, नहीं। जिस ऑर्बिटल में वो मूव कर रहा है, चक्कर लगा रहा, उसकी एनर्जी फिक्स है, तो वो अपनी एनर्जी के साथ उसी ऑर्बिटल में क्या कर रहा है, मूव करता जाएगा, चक्कर लगाता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्स मॉडल्स के क्या क्या पॉइंट्स थे, तो क्या पॉइंट्स थे इनके पॉइंट्स थे, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज only certain special orbits known as discrete orbits of electron are allowed inside the atoms। उन्होंने क्या बताया कि केवल कुछ ही स्पेशल ऑर्बिट्स जो थे वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या सतत कक्ष कहलाए ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड एटम। एटम के अंदर कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स ही अलाउड हैं इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। तभी जो मैंने बताया कि ये एटम है, इसके अंदर कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स ही हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, ठीक है। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स ही हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। फिर वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो वो अपनी एनर्जी क्या करते हैं, रेडिएट नहीं करते हैं, एनर्जी लॉस नहीं करते हैं। इन स्पेशल कक्ष में जब इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो अपनी एनर्जी क्या करते हैं, वो रेडिएट नहीं करते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, अराउंड करते रहते हैं इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और सेल्स। द एनर्जी लेवल्स और सेल्स आर रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं या सेल्स होते हैं उनको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो नंबर्स के थ्रू या तो फिर लेटर्स के थ्रू, जैसे KLMNOP, ठीक है। अभी हम फिर से इसको आपको बताते हैं कि इनके जो पॉइंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं।
ये बता रहे हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स ही होते हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन्स, ये डिस्क्रीट ऑर्बिट कहलाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इन स्पेशल ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो इनमें जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो अपनी एनर्जी क्या करते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं इनमें मूव करते समय। और इन्हीं इस डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स को हम क्या करते हैं, इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। मतलब एक फिक्स सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं या घूमते रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल या सेल्स। जिस सर्कुलर पाथ में, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स या एनर्जी लेवल्स। ये एनर्जी लेवल्स हैं या इनको हम सेल्स भी बोलते हैं। यही एनर्जी लेवल है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, नंबर के थ्रू या तो फिर अल्फ़ाबेट के KLMNOP से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर के थ्रू जैसे ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, या फिर आप क्या कर सकते हैं इसको KLMNO या P ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स नंबर की बात करेंगे तो N = 1 2 3 4 5 हो सकता है। और KLMNOP ये क्या हो गए, इस ऑर्बिट्स हो गए, सेल्स हो गए। अगर हम बात करेंगे N = 1 मतलब पहली सेल का नाम क्या हो गया, K। N = 2 मीन्स दूसरी सेल जिसको हम क्या बोल रहे हैं, L। फिर N = 3 मीन्स M। N = 4 मीन्स N। N = 5 मीन्स O। ठीक है, KLMNO या 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये क्या हो गए, सेल्स हो गई। ठीक है, तो बोर्स ने 3 चीज़ें बताई। क्या क्या बताई कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वो स्पेशल ऑर्बिट्स की एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है, जिसमें चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरह की एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं। और जिस सर्कुलर पाथ में ये चक्कर लगाते हैं उनको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल्स नाम दिया। सेल्स या ऑर्बिटल्स या कक्षक बोलते हैं। और इनको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, या तो नंबर के थ्रू 1 2 3 4 5 या फिर अल्फ़ाबेट में KLMNOP से। ठीक है, तो आज हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा, नाभिकीय मॉडल भी पढ़ा उसमें, उसके बाद बोर्स का भी परमाणु मॉडल पढ़ा। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया हमें कि एटम्स के अंदर नाभिक होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और एटम का संपूर्ण भार जो होता है उसी छोटे से केंद्र में केंद्रित रहता है जो कि नाभिक कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन उन्होंने सोलर सिस्टम को आधार बनाकर बताई, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने में वो सफल नहीं हुए, जिसको आधार मान करके नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया। और उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर एक स्पेशल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, जिनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है। और अपने सर्कुलर पाथ में स्पेशल ऑर्बिट्स में मूव करने के दौरान इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी तरह की एनर्जी को इमिट नहीं करते हैं। ठीक है, और इन्हीं स्पेशल जो ऑर्बिट्स होते हैं उनको उन्होंने एनर्जी लेवल नाम दिया या सेल्स नाम दिया। और इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 1 2 3 4 5 या KLMNOP। इसके बारे में नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे, अपन डिस्कशन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।